हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में कि एविडेंस एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो दिस इज़ नॉट गिवन अंडर सेक्शन 2, इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 3। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो हमें 3ABC ऐसा कोई सीरीज़ नहीं है। जो भी डेफिनेशंस है, चाहे वो फैक्ट एंड इशू का हो, कोर्ट का हो, फैक्ट का हो, डॉक्यूमेंट का हो, एविडेंस का हो, सारे आपके सेक्शन 3 आपको याद करना ज़रूरी है। बस का कोई सब पार्ट नहीं है, जैसे कि क्लॉज ए, बी या फिर क्लॉज 1 और 2, इस तरह से कुछ नहीं है। तो इट बिकम्स ईजी टू रिमेंबर अनलाइक सब अदर एक्ट्स लाइक CRPC ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज मैं आपको समझाऊंगी। साथ ही मैं आपको मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपका क्वेश्चन जो हैं वो आप सही से अटैम्प्ट कर पाएँ और आपका मेंस का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आप अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सबसे पहले हम देखते हैं किसका डेफिनेशन दिया है, कोर्ट का दिया है। तो कोर्ट हम एविडेंस एक्ट में जानते हैं कि सिविल में हो गया जज और क्रिमिनल में हो गया मजिस्ट्रेट। तो एविडेंस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। तो कोर्ट का मतलब सिविल में हो गया जज, क्रिमिनल में हो गया मजिस्ट्रेट, एक्सक्लूडिंग आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, यानी कि कोई जज या मजिस्ट्रेट हु आर ऑथराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो आर्बिट्रेटर्स हमने देखा सेक्शन 1 में भी दिया हुआ है कि एविडेंस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर्स, और कोर्ट के डेफिनेशन में भी स्पेसिफिकली दिया है कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, देन नंबर 2 हम देखते हैं एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो एविडेंस हमें पता होना चाहिए एविडेंस होता क्या है, एविडेंस की क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन याद करने का, वैसे तो आप बेयर एक्ट खोलेंगे और आपको डेफिनेशन पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप दोबारा फिर भूल जाएंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसीलिए जब भी आप एविडेंस का डेफिनेशन पढ़िए तो उसको 2 पार्ट में पहले ही कर लीजिए। वहाँ पे आप देखिए कि जब आप बेयर एक्ट रीड करेंगे तो आप कि 2 पार्ट में है ऑलरेडी, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन। तो एविडेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया ओरल एविडेंस एंड द सेकंड पार्ट इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो ओरल एविडेंस आप देखते हैं कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, काफ़ी स्पेसिफाइड है, बट उसको भी आप शॉर्ट में कर लीजिए। तो ओरल एविडेंस में कहूँगी क्या होता है, कोई भी ऐसा बयान जो कि विटनेस ने दिया हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट बाय विटनेस इन रिलेशन टू फैक्ट्स। ठीक है, सो स्टेटमेंट बाय विटनेसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्स, जो कोई भी विटनेस बयान देता है जिसका फैक्ट से रिलेशनशिप हो। ठीक है, वो हो गया ओरल एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसको कोर्ट इंस्पेक्ट करती है, जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होता है इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री समझने के लिए आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का भी डेफिनेशन आप देखते हैं यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई भी मैटर जो कि फिगर्स, मार्क्स या वर्ड से बताया जाता हो। फिर इसमें आप देखिए कि एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि अ फोटोग्राफ इज़ अ डॉक्यूमेंट, एनीथिंग रिटन इज़ अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर मीन्स समथिंग डिपिक्टेड इन अ ह्यूमरस सेंस, यानी कि कोई कार्टून हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। फोटोग्राफ इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो 2 तरह के एविडेंस होते हैं, या तो कोई विटनेस है वो कोर्ट के सामने आ जाए और उसको बुलाया गया हो थ्रू द प्रॉपर कोर्स ऑफ लॉ और वो स्टेटमेंट दे दे कोर्ट के सामने, जो कि कोर्ट खुद अलाउ करे। ठीक है, तो यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो विटनेस दे देता है विच इज़ रिलेटिंग टू फैक्ट्स, दैट इज़ ओरल एविडेंस। एंड एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब डॉक्यूमेंट्री में विटनेसेस का कोई काम नहीं होता, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी कागज़ के ऊपर कुछ लिखा है, कोई फोटोग्राफ है, तो उसके लिए सीधे डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने आना होता है। फिर आप इसमें बाद में पढ़ेंगे, इसके भी स्पेसिफिकेशंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। प्राइमरी मतलब जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये फ़ोटोग्राफ डॉक्यूमेंट है, या ये जो इस कागज़ पे जो लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट है, तो अगर वही कागज़ कोर्ट के सामने आता है तो वो हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन अगर वो कागज़ नहीं कोर्ट के सामने आता है, उसका कोई ज़ेरॉक्स कॉपी आता है या उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी आती है, आपकी मार्कशीट जो है 10th या 12th की, दैट इज़ प्राइमरी एविडेंस। लेकिन
अगर उसका कोई आप सर्टिफाइड, आप हर जगह पे अपनी मार्कशीट नहीं देते हैं, किसी आपको एडमिशन लेना है तो आप अपनी मार्कशीट नहीं देते, आप उसको ज़ेरॉक्स करा के सर्टिफाई करवा लेते हैं किसी गैजेटेड ऑफिसर से, तो वो हो जाती है आपकी सर्टिफाइड कॉपी। तो जो सर्टिफाइड कॉपी होती है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, फिर हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेंटर है जिससे हम मेंस का क्वेश्चन भी निकालेंगे, वो हमें फैक्ट समझना है और फैक्ट के टाइप समझने हैं, और फिर हमें ये समझना है कि फैक्ट इसी से ही हमारा एक मेंस का क्वेश्चन भी निकलेगा। ठीक है, तो फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, प्रॉपरली इसका डेफिनेशन सेक्शन 3 में दिया है, बट आई विल से whatever you see through your senses, anything seeing by senses, या फिर आप बोल सकते हैं परसेप्शन थ्रू सेंसेस, वो हो गया आपका फैक्ट। तो यहाँ पे हम फैक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहली चीज़, या तो वो फैक्ट ऐसा तथ्य जिसे आप अपनी आँखों से या कानों से सुनते हैं, यानी कि सेंसेस से सुनते हैं, एनीथिंग सीन बाय सेंसेस, ठीक है, आइज़ और ईयर्स हो गया। और दूसरा हो गया आपकी कोई मेंटल कंडीशन जो कि आपको पता हो कि वैसे जो जिसके बारे में आपको जानकारी हो, यानी कि एनी कॉन्शियस मेंटल कंडीशन। तो अगर किसी आदमी ने, इफ़ अ मैन सेड समथिंग और हर्ड समथिंग, इट इज़ अ फैक्ट। आपने कुछ सुना है या कहा है, ये हो गया फैक्ट। आपने कुछ कहा है या किसी ने भी कुछ कहा है, उसका जो आप मीनिंग डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर मेंटल कंडीशन। यानी कि आप समझते हैं कि अगर किसी ने कोई ओपिनियन, कोई व्यक्ति है वो कोई ओपिनियन होल्ड कर रहा है, तो ये हो गया आपका मेंटल कंडीशन। यानी कि जहाँ पे भी आपका माइंड अप्लाई हो रहा है, आप ओपिनियन कैसे फॉर्म करते हैं? यू डू नॉट फॉर्म योर ओपिनियन थ्रू योर आइज़ एंड ईयर्स, आप अपना माइंड की यूज़ से ओपिनियन फॉर्म करते हैं। एनी और दैट माइंड कंडीशन मस्ट बी कॉन्शियस माइंड कंडीशन। तो आप अपनी एक कॉन्शियस मेंटल कंडीशन से ओपिनियन फॉर्म करते हैं। वैसे ही जब आप देखते हैं मर्डर, कोई भी क्राइम्स होते हैं, मर्डर होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसमें इंटेंशन जो होती है रेलिवेंट होती है। तो इंटेंशन ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने आइज़ और ईयर्स से देख सके, इट इज़ द मेंटल कंडीशन। तो सेकेंड थिंग जो फैक्ट में आएगी वो होगी मेंटल कंडीशन। तो इंटेंशन, गुड फेथ एंड ओपिनियन, दीज आर कॉल्ड मेंटल कंडीशन। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई वर्ड कहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने सुन लिया, वो वर्ड सुने हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है तो आपने उसको, यू हैव हर्ड इट थ्रू योर सेंसेस, तो ये हो गया फैक्ट बाय सेंसेस। पर आप, उसने कुछ कहा और उसका आपने कुछ मीनिंग कुछ और निकाला, या आपने उसका कुछ ऐसा मीनिंग निकाला जो कि उसने नहीं कहा, तो आप उसका जो भी मीनिंग निकाल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड योर मेंटल कंडीशन। ठीक है, तो आई होप फैक्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब इसके बाद में, फैक्ट के बाद में हम डील करेंगे फैक्ट के काइंड्स क्या होते हैं, क्या क्या फैक्ट के टाइप्स होते हैं। तो फैक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ द फैक्ट इन इशू एंड अनदर इज़ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, अब ये सब भी आप देखेंगे सेक्शन 3 में प्रॉपरली डेफिनेशंस हैं इसकी, बट आई हैव ट्राई टू मेक इट शॉर्ट फॉर यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए फैक्ट इन इशू से, फैक्ट आप समझ गए हैं। फैक्ट मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप अपने सेंसेस से देख सकते हैं या सुन सकते हैं, या कोई मेंटल कंडीशन विच यू आर कॉन्शियस अबाउट इट। अब इशू का क्या मतलब होता है? इशू, अगर आपने कभी इशू मतलब कोई केस है, उसमें एक पार्टी कुछ इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरा उसको डिनाई कर रही है, तो फैक्ट्स एलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर, ये हो गया इशू। फिर फैक्ट इन इशू का डेफिनेशन, इसको अगर हम समझें तो सीधा सीधा इसका क्या मतलब है, दैट फैक्ट शोइंग राइट और लायबिलिटी इन अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, कोई भी केस होता है वो अल्टीमेटली एक पार्टी का राइट हो रहा होता है और दूसरे पार्टी की लायबिलिटी हो रही होती है, उसी पे ही पूरा, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, पूरा केस डिटर्मिन होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फैक्ट जो कि राइट और लायबिलिटी को शो कर रहा हो, किसी भी कोई फैक्ट जो कि किसी राइट का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या उसका क्या नेचर है, ये सब कुछ समझा रहा हो,
तो दैट इज़ कॉल्ड द फैक्ट इन इशू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन सॉ मर्डर, ठीक है, तो क्या उसने वो मर्डर कमिट होते हुए देखा है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी कॉल्ड इन फैक्ट इन इशू। और अगर हम रेलेवेंट फैक्ट की बात करें तो रेलेवेंट फैक्ट में आ जाता है कि मर्डर के पहले जब ए बी का मर्डर कर रहा था तो मर्डर के पहले दोनों में क्या बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई इससे राइट और लायबिलिटी पे डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। तो दीज आर कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो रेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो इशू में नहीं है, यानी कि जो एक पार्टी एलेज नहीं कर रहा है और दूसरा डिनाई नहीं कर रहा है, बट वो फैक्ट इन इशू से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यानी कि ए कॉज्ड वेदर, जैसे इशू बन जाएगा वेदर ए कॉज्ड मर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो क्या सी ने ए का मर्डर हुए देखा है या बी का मर्डर, जो भी जिसने भी मर्डर किया है क्या देखा है, तो ये हो गया हमारा फैक्ट इन इशू जिस पे कि कोर्ट अपना डिसीज़न देगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्या किसी ने मर्डर होते हुए देखा है, हो सकता है वहाँ पे कोई विटनेस ना हो, या फिर कोई विटनेस हो भी तो वो कोर्ट में ना आ पाया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इसीलिए रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली उस फैक्ट के नेचर और लायबिलिटी पे नहीं लाइट डालते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो उस फैक्ट पे लाइट डालते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्ली ऑफ एलिबी होता है, एलिबी होता है, तो इसमें होता है कि अगर ये कहा जा रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है और ए कह दे कि मैं उस समय इस सिटी में नहीं था जहाँ पे मर्डर हुआ, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेलेवेंट फैक्ट। तो रेलेवेंट फैक्ट हम देखेंगे एविडेंस एक्ट में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन रेलेवेंट फैक्ट को डिस्कस करता है। तो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक हम देखते हैं रेलेवेंट फैक्ट डिस्कशन किया है, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं जो डायरेक्टली किसी राइट जो पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं डायरेक्टली उस पर लाइट नहीं डालता है, लेकिन इनडायरेक्टली उस पर रिलेशनशिप शो करता है। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। तो सबसे सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई फैक्ट जो है वो इशू में है, ए ने बी का मर्डर किया है और सी ने मर्डर कमिट होते हुए देखा है, तो ये तो फैक्ट इन इशू हो गया। इसको अगर एडमिसिबल करना है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है, ये नेचुरली एडमिसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट इन इशू जो होते हैं दीज आर मोस्टली एडमिसिबल फैक्ट, दीज आर एडमिसिबल फैक्ट। लेकिन हमें रेलेवेंट फैक्ट जो है वो डायरेक्टली राइट और लायबिलिटी को फोकस नहीं करते, कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली उसको शो कर रहे होते हैं। तो रेलेवेंट फैक्ट, हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होता है। सो दिस इज़ द कोर ऑफ आवर आंसर ऑल्सो। विच आंसर, मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ पहले। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी दोनों एक जैसे नहीं होते हैं और ना ही वो एक साथ रह सकते हैं, यानी कि दे आर नॉट सिनोनिमस। तो इसी पे ही क्वेश्चन आता है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स, बिकॉज फैक्ट इन इशू है तो देर इज़ नो डाउट कि फैक्ट इन इशू हैज़ टू बी एडमिसिबल, लेकिन रेलिवेंट फैक्ट बिकॉज दे आर नॉट इन इशू बट दे आर कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू, तो दीज आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल। अब इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि किसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में उनकी जब मैरिज थी, शादी, वो जो शादीशुदा स्पाउसेस है, मैरिड कपल्स हैं, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है, तो लॉ कहता है कि ऐसी कम्युनिकेशन भले ही किसी केस में केस के डिसीज़न में रेलेवेंट हो, पर उनको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। क्यों एडमिसिबल नहीं किया जाएगा? बिकॉज ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। क्यों? क्योंकि मैरिज जो होती है दैट इज़ फॉर द कॉन्फिडेंस। एक तरीके से आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप अपने हस्बैंड को जो बात कहेंगे या आप अपने वाइफ को जो बात कहेंगे वो किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगी। और यहाँ पे हम एक और ये मानते हैं कि जब कोर्ट में भी मैटर होगा
तो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे से क्या कहा है वो एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो भले ही ये रेलेवेंट है पर एडमिसिबल नहीं होगा। फिर एक और चीज़ है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होगा, तो क्या एडमिसिबिलिटी सिर्फ रेलेवेंसी पर डिपेंड करती है? यानी कि एक केस है, ठीक है, मान लीजिए एक केस है, वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट को बताया जा रहा है जो कि रेलेवेंट है ही नहीं, ठीक है, जिसका उस केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो विटनेस आया हुआ है उसके वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो इस पे वो लाइट शो कर रहे हैं। तो यानी कि वो विटनेस के जो क्रेडिबिलिटी है, जो विटनेस की ट्रस्टवर्दीनेस है, उस पे वो फोकस कर रहे हैं। तो वो फैक्ट जो है वो रेलेवेंट नहीं है, बट दे आर एडमिसिबल। वाई? बिकॉज एविडेंस एक्ट से सो। कहाँ पे कहता है ये? अभी सेक्शन 3 में ही नहीं कहता है स्पेसिफिकली। दीज थिंग्स आप जब आगे पढ़ेंगे, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपने कभी कभी आपने मूवीज़ देखी होंगी, जब भी आप कोई मूवी देखते हैं जिसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब विटनेस होता है उससे सवाल पूछे जा रहे होते हैं, यानी कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, तो उससे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिससे उस केस का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, पर कभी कभी वो देखते हैं कि उसको एडमिट कर लेता है जज, कभी कभी उसको एडमिट नहीं करता है। तो दैट विल डिपेंड ऑन जज, ये भी बात है, ठीक है। तो वो एडमिट कभी कभी कर लेता है, तो वो ऐसे फैक्ट भी एडमिट कर सकता है जो कि रेलेवेंट ना हो, ठीक है। ये आपको मिलेगा इफ़ यू विल रीड सेक्शन 146। तो 146 में दिया है कि क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो 146 कहता है कि ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चंस रेलेवेंट हो, कुछ इररिलेवेंट फैक्ट भी हो सकते हैं, जिससे कि विटनेस का क्रेडिट पे लाइट थ्रो करी जा सके, इसकी ट्रस्टवर्दीनेस को इम्पीच करा जा सके, वो फैक्ट्स भी एडमिसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? पहली चीज़ आपको जो समझ में आ रही चाहिए, दैट रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी इज़ नॉट द सेम थिंग। कोई फैक्ट रेलेवेंट है, एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या है? अच्छा, एडमिसिबिलिटी का मतलब है कि कोर्ट उसको एडमिट कर लेगा, फिर देखेगा उससे कि केस उसको एडमिट कर लेगा, फिर देखेगा कि उस फैक्ट से केस प्रूव हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई फैक्ट रेलेवेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि पार्टीज़ ने, अगर सपोज़ क्रिमिनल केस है कि तो एक्यूज़ ने क्राइम कमिट किया है कि नहीं, उस फैक्ट से ये पता लग रहा है। लेकिन अगर वो फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, तो जनरल रूल तो ये कहता है कि जो एविडेंस है वो रेलेवेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एडमिसिबल। लेकिन जब आती है बात क्रॉस एग्जामिनेशन की, impeaching credit of witness, impeaching the trustworthiness of witness, तो ऐसे फैक्ट को भी एडमिट कर लिया जाता है। तो अगर उस फैक्ट को एडमिट ना किया होता तो आप समझ लीजिए विटनेस अगर झूठा है, विटनेस झूठ बोल रहा है, तो वो प्रूव ही ना हो पाता, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों दी गई हैं? सपोज़ मान लीजिए कि ए ने, एक एग्जाम्पल आप लीजिए, ए ने बी का मर्डर किया है और सी ने मर्डर कमिट होते हुए देखा है। अब हो सकता है सी ने मर्डर कमिट होते हुए देखा ही ना हो, सी झूठ बोल दे कोर्ट में आके कि मैंने ए को देखा बी का मर्डर करते हुए, ठीक है। तो वो कहीं झूठ ना बोल रहा हो, तो ये काम किसका है? ये काम है कोर्ट का। तो इसीलिए जो एडवर्स पार्टी का लॉयर होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है ये जानने के लिए कि विटनेस सच्चा है कि झूठा है। तो इसका मतलब, तो वो कई क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है जो उस केस से ताल्लुक़ ना रखते हो, लेकिन वो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को बताते हो। यानी कि कोई विटनेस अगर ऐसा है कि उसका कैरेक्टर ही सोसाइटी में ऐसा है कि उस पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे विटनेसेस पे विश्वास ना किया जाए और कोर्ट सिर्फ इसके बेसिस पे कोई जजमेंट ना दे दे कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है। तो इसीलिए जनरल रूल इज़ दैट एविडेंस मस्ट बी रेलिवेंट इन ऑर्डर टू बी एडमिसिबल, बट इसी में ही हम एक बात कहते हैं कि द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेलेवेंसी, ठीक है। यानी कि कोई फैक्ट एडमिसिबल होगा कि नहीं वो रेलेवेंसी पे नहीं उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है।
उसके अलावा आप देखते हैं कि एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट आई हैव टोल्ड। फिर दूसरा डिफरेंस है, जब आप रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी वाला क्वेश्चन जब लिखेंगे आंसर में, तो दूसरी चीज़ आप लिखेंगे कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है। फिर अब उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो अब लिख देंगे, इन ऑर्डर टू बी, हाँ फिर अब लिख देंगे रेलिवेंट फैक्ट कैन बी एडमिसिबल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि एडमिसिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेलेवेंसी। फिर इसमें अब एक केस भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, दैट इज़ राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा है कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी इज़ नॉट सिनोनिमस, इज़ नॉट द सेम थिंग। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड इन केस यू हैव डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, and please like the video and please share, subscribe the video if you have not yet subscribed it. Thank you so much.